हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज मैं फिर आया हूं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का 7th लेक्चर लेकर। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ज्यादा अच्छा होगा कि कूलम्ब लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं। तो इसके लिए मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक ओरिजिन है और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में Q1 जो पॉइंट चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 जो पोजीशन वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अब पहले हम कुछ टर्म्स जान लेते हैं कि यहाँ पर ये सारे टर्म्स का मतलब क्या है, हमने क्या माना है। तो F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी F21 का मतलब ये हुआ कि Q2 पर फोर्स लग रहा है और लगा रहा है कौन? Q1। उसी तरीके से F12 का मतलब हुआ फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी ये Q1 पे फोर्स लग रहा है और लगा रहा है Q2। और R21 का मतलब हमने जो माना है वो माना है वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, मतलब 1 से 2 की तरफ जाने वाला वेक्टर, जो कि यहां दिखाया हुआ है 1 से 2 की तरफ जाने वाला वेक्टर। ये हुआ इस तरीके से कि 1 से 2 की तरफ जा रहा है, तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2। उसी तरीके से R12 का मतलब हुआ वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, मतलब 2 से 1 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है। यहाँ पर हम एक चीज और देखते हैं कि वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल रूल से यहाँ पर R1 इधर जा रहा है, R21 इधर जा रहा है और R2 जो है इसका हेड, दोनों का हेड टकरा रहा है। इट मीन्स अगर हम लिखें ट्रायंगल रूल से तो R2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं R1 प्लस R21, R1 प्लस R21 और R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं R2 प्लस R12, R2 प्लस R12 इक्वल टू R1, R1। तो ये हो जाएगा R12 इक्वल टू R1 माइनस R2। यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि R21 वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ R12 वेक्टर है। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसका मैग्नीट्यूड में हम उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से हमें वो वाला वेक्टर मिल जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर F21 अगर हमें वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो F21 के मैग्नीट्यूड में हमने उसी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और यूनिट वेक्टर तो हमें मालूम है कि यूनिट वेक्टर जो होता है उस डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर हमें मिल जाता है। तो यहां पर भी F21 में हमने अगर उसके मैग्नीट्यूड से F21 वेक्टर को फाइंड करने के लिए अगर हम उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें F21 वेक्टर मिल जाता है। तो F21 वेक्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, F21 का मैग्नीट्यूड हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R21 का स्क्वायर, और ये वाला हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया। अब अगर ये यूनिट वेक्टर यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगा, वो हम पुट करके देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम F12 लिखे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12 स्क्वायर, और ये आ जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हमें ये चीज मालूम है कि R21 जो कैप होगा वो R माइनस ऑफ R12 कैप के बराबर होगा। ये बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, जो कि हम इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि R21 इधर है तो R12 इधर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं, और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है R21 बराबर R12, ये डिस्टेंस दिखा रहा है, दोनों के बीच का जो दूरी है उसका मैग्नीट्यूड है ये, और दोनों
बराबर होंगे। इस कारण से ये जो दोनों फोर्स है यहाँ पे F21 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस F12, यानी कि दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, यानी जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है। तो इस तरीके से ये न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। अब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि दो चार्ज अगर सिमिलर है, दो चार्ज अगर सिमिलर है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, अब मान लीजिए हम इस पर फोर्स निकाल रहे हैं, तो फोर्स निकाल रहे हैं तो ये अब हम ऐसा मान लेंगे कि ये मूव करेगा, इसको हम अभी नहीं मानते, ये मूव नहीं कर रहा, तो ये किधर मूव करेगा, अगर सिमिलर चार्ज है तो ये इधर ही मूव करेगा। उसी तरीके से अब अगर मान लेते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है और ये लगा रहा है फोर्स, यानी Q1 पे फोर्स लग रहा है और Q2 फोर्स लगा रहा है, तो ये Q1 किधर मूव करेगा, तो Q1 इधर मूव करेगा, ये रिपल्सन दिखा रहा है। तो ये दोनों चार्ज रिपेल हो रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये कब हो रहा है, जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव निगेटिव हो। यहां पर अगर डिसिमिलर चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। जैसे मान लेते हैं कि इस पर फोर्स लग रहा है और ये लगा रहा है, मतलब 2 पर लग रहा है और Q1 Q2 पर लग रहा है और Q1 लगा रहा है, तो Q2 जो है वो Q1 की तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर Q1 पे लग रहा है और Q2 लगा रहा है तो ये Q1 Q2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर Q1 Q2 लेस देन 0 का मतलब ही हो गया कि दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट है। तो कुलम्ब्स लॉ जो है वो दोनों तरह के चार्जेज के लिए वैलिड है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक निगेटिव चार्ज है तो वो अपने साथ निगेटिव साइन भी लाएगा, जो कि इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। F21 का जो डायरेक्शन अभी लग रहा था इधर की तरफ, वो अपोजिट लगने लगेगा। अब हम देखते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज यानी कि बहुत सारे चार्जेज मिलकर किसी एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं। तो अभी हम पहले सिंपल केस लेते हैं, तीन चार्जेज के लिए। तीन चार्ज यहाँ पे मान लिया कि Q1 Q2 और Q3 है। तो यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर भी कोई ओरिजिन O है जिसके रिस्पेक्ट में इनका पोजीशन वेक्टर ये दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि Q2 जो है Q1 पर जो फोर्स लगाएगा उसको हम F12 से दिखाएं, और Q3 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो F13 से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा Q1 पर वो इन दोनों फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर मान लिया F12 जो हो जाएगा वो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर, और यहाँ पे R12 कैप हो गया। उसी तरीके से F13 भी हो गया 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 कैप। अब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। तो दोनों का एडिशन जो होता है, ये जो दोनों का एडिशन होता है, इसी प्रिंसिपल को कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का मतलब ही हुआ एडिशन। तो यहां पर भी उसी तरीके से F1 बराबर हो गया F12 प्लस F13, और दोनों का वैल्यू ऐड करके, दोनों का वैल्यू जब हम रखते हैं F12 और F13 का, तो दोनों का जो एडिशन है वो Q1 पर रिजल्टेंट फोर्स देता है। अब अगर मान लीजिए कि n चार्जेज Q1 पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, तो सब चार्जेज के कारण जो फोर्स है वो हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर Q2 Q1 पे लगा रहा है तो 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर R12 कैप। अगर Q3 Q1 पे लगा रहा है तो Q3 Q1 अपॉन R13 का स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर nth चार्ज अगर Q1 पे फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर और R1n कैप आ जाएगा। तो इसको अगर हम समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये Q1 अपॉन 4πε0, क्योंकि सब में आ रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, और ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, Qn है, तो Qi R2 R12 R13 और R1n का स्क्वायर आ रहा है, तो R1 i का स्क्वायर लिख देंगे
और यहाँ पे भी R1 I कैप, और I जो है वो 2 से n तक वेरी कर रहा है। अब चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि दो चार्ज जो हैं रखे हुए हैं 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम के, ये उनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 मीटर 0 मीटर 0 मीटर, और ये 0 3 मीटर 0 मीटर। अब हमें किसी तीसरे चार्ज पर फोर्स निकालना है जिसका वैल्यू है 25 माइक्रोकूलम, और उसका जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0 4 m मीटर दिया हुआ है। तो हम मतलब जो हमें दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर Q1 जो है वो दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, और R1 वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ये हो जाएगा 3mi 0 0। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3i मीटर, और ये तो 0 0 है। उसी तरीके से अगर हम Q2 लिखें तो Q2 जो है वो आ जाएगा 20 माइक्रोकूलम, और R2 हो जाएगा यहाँ पे, ये I कोऑर्डिनेट 0 है, J है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 3J मीटर। उसी तरीके से Q3 अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 25 माइक्रोकूलम, और इसको हम R3 बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4K मीटर। अब हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी जैसे कि R31 R32, तो उसको भी हम निकाल लेते हैं यहीं पर। तो R31 जो हो जाएगा, R31 ये हो जाएगा, हम बोले थे वहां पे R3 माइनस R1, तो R3 जो है R3 हो जाएगा 4K, 4K, और R1 का मतलब -3i। उसी तरीके से R32 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, R32 हो जाएगा 4K माइनस 3J, 4K माइनस 3J, ये मीटर में होगा। अब इनका मैग्नीट्यूड भी R31 का हो जाएगा कितना, √4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 5 मीटर। और R32 का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये भी -3 का स्क्वायर, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब 5 मीटर आ गया है। तो हमें 3 पे फोर्स निकालना है 1 और 2 के कारण, तो लिखते हैं हम F31 वेक्टर। तो F31 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 स्क्वायर, और R31 कैप। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 डिवाइडेड बाई R31 स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया R31 कैप को लिख सकते हैं R31 वेक्टर बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन R31 का पावर 3 इंटू R31 कैप। तो इसका जो वैल्यू होता है हम पहले ही बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, 9 इंटू 10⁹ होगा। Q3 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ हम देख लेते हैं Q3 का मान 25 माइक्रोकूलम। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 25 इंटू 10⁻⁻6, और Q1 का मान दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻6, और डिवाइडेड बाई R31 जो हमारा आया था, इसका मैग्नीट्यूड वो आया था 5, तो हम उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और R31 वेक्टर जो है वो था 4K माइनस 3i, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 4K माइनस 3i। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको और लिख देते हैं 9 इंटू 10⁹9 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6, नीचे हम इसको लिख देते हैं
5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ हम लिख सकते हैं 4k माइनस 3i, तो नीचे हो जाएगा ये 9 इंटू 2 18 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 6 माइनस 12 यानी 10 टू द पावर माइनस 3, और ये हो जाएगा 4k माइनस 3i। इसी तरीके से हम F32 निकाल सकते हैं। F32 वेक्टर इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 डिवाइडेड बाई R32 स्क्वायर R32 कैप, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q2 R32 Q कर देंगे, और ये हो जाएगा R32 वेक्टर। तो अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q3 का मान देखकर यहाँ से Q3 बराबर 25 माइक्रोकूलम और Q2 20 माइक्रोकूलम, तो हम लिख देते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई R32Q, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देते हैं डायरेक्ट इसको, और R32 वेक्टर जो है यहाँ से ये है 4k माइनस 3j, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4k माइनस 3j। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये 5 से 25 कैंसिल, इस 5 से ये 4 कैंसिल, तो ये जो है ये आ जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 4k माइनस 3j। अब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके निकाल सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3, और ये हो जाएगा F3 इक्वल टू F31 प्लस F32, और ये हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 4k माइनस 3i, 4k माइनस 3i प्लस 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 4k माइनस 3j। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अब यहाँ से माइनस 3i और 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन है, लेकिन j में 36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है तो 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा माइनस 6j, और k इसमें भी है, ये 18 है और इसमें भी है और ये 36 है, तो k में टोटल आ जाएगा 4 यहाँ से और 8 यहाँ से, यानी प्लस 12 न्यूटन। आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि A, B और C तीन स्फेयर हैं और A और B पर जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम और 15 माइक्रोकूलम का है, जबकि C न्यूट्रल है, और C को पहले हम A से टच करवाते हैं और फिर B से, और अब अगर A और B को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाए तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए A है और ये हमारा C है, A है और C है, जब दोनों को टच करवाएंगे, दोनों का साइज सेम है, तो जब दोनों को हम टच करवाते हैं तो इस पर स्टार्टिंग में 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो जैसे ही दोनों एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, तो ये चार्ज जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा C पर,
और इक्विलिब्रियम के स्टेज पर क्योंकि दोनों का साइज सेम है तो इक्वल इक्वल चार्ज दोनों पर आ जाएंगे, मतलब फाइनली इस पर भी 5 माइक्रोकूलम रह जाएगा और इस पर भी 5 माइक्रोकूलम ही रह जाएगा। अब अगर C को B से टच करवाते हैं, C को B से अगर टच करवाएं तो C पर अभी 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इस पर 15 माइक्रोकूलम का चार्ज है। तो इक्विलिब्रियम के स्टेज पर दोनों पर इक्वल चार्ज होना चाहिए। तो टोटल चार्ज जो है Q टोटल है वो हो जाएगा 15 + 5 यानी 20 माइक्रोकूलम। तो इक्विलिब्रियम के स्टेज पे दोनों के पास जो चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोकूलम होना चाहिए। यानी फाइनली जो है A पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है और B पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बताना है। तो फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 का मतलब 5 × 10⁻⁻6, Q2 का मतलब 10 × 10⁻⁻6 और r² यानी 10 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁻9 जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है और ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻12 और ये हो गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻11 और नीचे हो जाएगा 10⁻1 और 10 स्क्वायर इसका तो 10⁻2, तो यहाँ पे 9 × 5 45 और ये 10⁻9 10⁻11 ये हो जाएगा 10⁻2 10⁻2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो नेट फोर्स है वो आ जाएगा 45 न्यूटन। अब आज का क्वेश्चन है यदि 4 माइक्रोकूलम और प्लस 1 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, एयर मीडियम है, और तो हमें ये बताना है कि उन दोनों चार्जेज को जो जोड़ने वाला लाइन है उसके किस पॉइंट पर यदि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा जाए तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे आगे की वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।